नमस्कार, आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम कृषि दर्शन में, जो समर्पित है हमारे किसान भाइयों और बहनों की समृद्धि, विकास और आधुनिक खेती की ओर बढ़ते हर कदम को। इस मंच के माध्यम से हम लाते हैं खेती से जुड़ी जरूरी खबरें, मंडी के ताजा भाव, मौसम का हाल, नई तकनीकों की जानकारी, विशेषज्ञों की सलाह और साथ ही प्रेरणादायक कहानियां भी। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के अंक की और सबसे पहले नजर डालते हैं हमारे पहले सेगमेंट खबरें खेती की पर। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, खबरें खेती की के इस विशेष अंक में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अपराजिता और आज हम लेकर आए हैं खेती किसानी से जुड़ी वो अहम जानकारियां जो आपके खेत, पशुधन, मौसम और मंडी पर सीधा असर डालती हैं। आज के इस अंक में हम जानेंगे राज्य में खाद की उपलब्धता पर सरकार की तैयारी, पशुपालन में लाभ के 3 महत्वपूर्ण सूत्र, गर्मियों में जल प्रबंधन की तकनीक, टमाटर की उन्नत किस्में, वैशाली के किसान की सफलता, आधुनिक कृषि उपकरण, साथ ही जानेंगे आज का मंडी भाव और मौसम का हाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों से। राज्य सरकार ने किसानों के लिए खाद की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की। पशुपालन व्यवसाय में नस्ल सुधार, संतुलित आहार और प्रबंधन पर जोर। गर्मी के मौसम में ड्रिप इरिगेशन से जल प्रबंधन की सलाह। रोहतास कृषि विज्ञान केंद्र ने टमाटर की उन्नत प्रजातियों की सिफारिश की। किसानों को समय पर खाद उपलब्ध हो, इसके लिए राज्य सरकार ने पूरी व्यवस्था की है। कृषि विभाग के सचिव नर्वदेश्वर लाल ने जानकारी दी कि खाद की कालाबाजारी रोकने के लिए सख्त निगरानी की जा रही है। विभागीय स्तर पर लगातार निरीक्षण किया जा रहा है ताकि किसानों को निर्धारित मूल्य पर सही समय पर खाद उपलब्ध कराया जा सके। सरकार का उद्देश्य है कि बुआई के समय किसी भी किसान को खाद की कमी का सामना न करना पड़े। सभी पदाधिकारी लगातार समीक्षा कर रहे हैं, जहां से भी कोई गड़बड़ी पाई जाएगी हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। और स्टॉक का कोई दिक्कत नहीं है, कोई पैनिक सिचुएशन नहीं है, किसी को घबराने का बुत नहीं है, किसान कुछ घबराने वाली बात नहीं है। प्रॉपर स्टॉक हमारे पास है और हम लोग इस दिशा में कार्रवाई कर रहे हैं। खेती के साथ साथ पशुपालन को भी आय के स्रोत के रूप में अपनाते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार यदि पशुपालन व्यवसाय में लाभ कमाना है तो 3 बातों पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है: नस्ल सुधार, संतुलित आहार और उचित प्रबंधन। बेहतर नस्ल के पशु अधिक उत्पादन देते हैं। संतुलित आहार से उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है और सही प्रबंधन से रोगों की संभावना कम होती है। यदि किसान इन 3 सिद्धांतों को अपनाते हैं तो पशुपालन व्यवसाय से निरंतर मुनाफा प्राप्त किया जा सकता है। पालन एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें कि आपको कम जगह की आवश्यकता पड़ती है अगर हम कृषि से तुलना करें, और ये काफ़ी लाभप्रद ये व्यवसाय है। थोड़ी सी आप सावधानी बरतेंगे और थोड़ी सी आप वैज्ञानिक पद्धति को अपनाएंगे तो आपको बहुत ही अधिक मुनाफा आप इससे कमा सकते हैं। तो आपको 3 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। पशुपालन का कोई भी व्यवसाय आप करें, चाहे आप गाय की पालन करें या भैंस की पालन करें या भेड़ बकरियों की पालन करते हैं, तो 3 बातों का हमेशा ध्यान रखें। पहला है नस्ल सुधार, और दूसरा है संतुलित आहार, और तीसरा है उचित प्रबंधन। तो ये 3 बात अगर आप सही से करते हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप जो है ये पशुपालन व्यवसाय से अधिकतम मुनाफा कमा सकते हैं। गर्मियों के मौसम में सब्जियों की खेती के लिए उचित जल प्रबंधन अत्यंत आवश्यक है। अधिक तापमान के कारण मिट्टी की नमी तेजी से कम होती है, जिससे फसल प्रभावित हो सकती है। ऐसे में ड्रिप इरिगेशन प्रणाली का उपयोग एक प्रभावी विकल्प है। इस तकनीक से पौधों की जड़ों तक नियंत्रित मात्रा में पानी पहुंचाता है, जिससे पानी की बचत होती है और पौधों को आवश्यक नमी भी मिलती है। ड्रिप प्रणाली अपनाकर किसान पानी की बर्बादी रोक सकते हैं और उत्पादन को स्थिर बनाए रख सकते हैं। टमाटर की अच्छी पैदावार के लिए उचित किस्मों का चयन बेहद जरूरी है। कृषि विज्ञान केंद्र रोहतास के वैज्ञानिकों ने बताया कि गुलशन, आर्यन और सौरभ जैसी प्रजातियां बेहतर उत्पादन देने में सक्षम हैं।
वर्तमान समय में हाइब्रिड प्रजातियों को भी किसान लगा सकते हैं, जिनकी उत्पादकता क्षमता पारंपरिक किस्मों की तुलना में अधिक है। उचित देखभाल और वैज्ञानिक पद्धति से इन किस्मों से बेहतर गुणवत्ता और अधिक मुनाफा प्राप्त किया जा सकता है। वैशाली जिले के ग्राम विद्योपुर के युवा किसान अंकुश कुमार ने मेहनत और आत्मविश्वास के बल पर गेहूं की खेती से अच्छा मुनाफा कमाया है। उनका कहना है कि पूर्वजों से मिली खेती की परंपरा को आधुनिक तकनीक के साथ जोड़कर उन्होंने उत्पादन बढ़ाया है। सही समय पर बुआई, संतुलित खाद का उपयोग और वैज्ञानिक सलाह अपनाने से उनकी फसल की गुणवत्ता बेहतर हुई है, जिससे बाजार में उन्हें अच्छे दाम मिले हैं। आधुनिक दौर में खेती को आसान बनाने के लिए कई उन्नत यंत्र विकसित किए गए हैं। इनमें रोटरी मल्चर एक महत्वपूर्ण कृषि उपकरण है। यह मशीन खेत में बचे फसल अवशेषों को काटकर मिट्टी में मिला देती है, जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। अवशेष मिट्टी में मिलकर प्राकृतिक खाद का कार्य करते हैं और अगली फसल के लिए पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं। इससे उत्पादन बेहतर होता है और खेत की गुणवत्ता में सुधार आता है। ये हमारा जो यंत्र है इसका नाम है रोटरी मल्चर। वो किसानों के यहाँ जा कर के यह मशीन फसल अवशेष रिलेटेड जो इक्विपमेंट है उसके अंदर में आते हैं। इसका वर्किंग है कि जो हार्वेस्टर से काट के चले जाते हैं पराली धान को, जो अवशेष पराली को छोड़ देते हैं, जो किसान भाइयों ने माचिस के माध्यम से जला देते हैं, वहाँ जलाना नहीं है। वहाँ पर हमारी मशीन को ले जा कर के ट्रैक्टर के द्वारा चलाया जाता है। अवशेष भाग को जो लेंथ की जो मात्रा होती है उसको छोटे छोटे भाग में कन्वर्ट करके खेत के अंदर में उसी जगह छोड़ दिया जाता है, जो कि अगले इक्विपमेंट के माध्यम से जुताई करके सॉइल के अंदर में चला जाता है, जिसके कारण वह जो अवशेष भाग कंपोस्ट के रूप में सड़ गल करके खाद की मात्रा में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसके कारण किसानों भाई को अगले फसल की जर्मिनेशन में काफ़ी वृद्धि होती है। और यही इसकी पूरी परफॉर्मेंस के साथ किसान भाइयों ने इसका इस्तेमाल करते हैं। क्या इसकी कीमत है बाजार में? इसका कीमत है, इस साइज 6 फीट की साइज है। इसकी कीमत 2,10,000 रखा गया है कंपनी की तरफ से, जिसमें सरकार ने 80% सब्सिडी अधिकतम 1,10,000 रुपया लास्ट ईयर ने इस पे दे रही थी, लेकिन फाइनेंशियल ईयर में इसमें समूह के माध्यम से इस मशीन पे सब्सिडी दी जाती है। अब रुक करते हैं बाजार समिति आलू प्याज मंडी पटना का, जहां आज के ताजा भाव इस प्रकार है। नया लाल आलू 2,200 रुपये प्रति क्विंटल, नया सफेद आलू 2,000 रुपये प्रति क्विंटल, नासिक प्याज 2,400 रुपये प्रति क्विंटल और लोकल प्याज 2,000 रुपये प्रति क्विंटल। आज पटना और आसपास के क्षेत्रों में मौसम गर्म और शुष्क रहने की संभावना है। दिन के समय तेज धूप के कारण तापमान में वृद्धि देखने को मिल सकती है। अधिकतम तापमान लगभग 39 से 41 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान है, जबकि न्यूनतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। कुछ इलाकों में दोपहर के समय गर्म हवाएं यानी लू चलने की संभावना जताई गई है। किसानों को सलाह है कि इस मौसम में फसलों की सिंचाई सुबह या शाम के समय करें। सब्जी और फलदार पौधों को नमी बनाए रखने के लिए मल्चिंग का उपयोग करें और पशुओं को भी तेज गर्मी से बचाने के लिए छायादार स्थान तथा पर्याप्त पानी की व्यवस्था अवश्य कराएं। तो ये थी आज की प्रमुख खेती बाड़ी से जुड़ी खबरें, मंडियों के ताजा भाव और मौसम का पूर्वानुमान। साथ ही हमने जानी कुछ नई तकनीकें और मशीनें जिनसे खेती और पशुपालन को और अधिक सशक्त और लाभकारी बनाया जा सकता है। और हाँ, हमें मिली एक किसान की प्रेरणादायक सफलता की कहानी भी, जिसने साबित किया कि परंपरागत खेती भी अगर सही तरीके से की जाए तो बेहतर मुनाफा और पहचान दोनों मिल सकते हैं। अब समय है हमारे अगले सेगमेंट का, जिसमें हम जुड़ेंगे एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। यह विषय न सिर्फ खेती किसानी से जुड़े लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि इससे जुड़ी बातें आने वाले समय में नए अवसरों के द्वार भी खोल सकती है। तो आइए विस्तार से समझते हैं इस विषय को हमारे विशेषज्ञ के माध्यम से।
नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, मैं अपराजिता स्वागत करती हूँ आप सभी दर्शकों का आर्थिक समृद्धि के उद्देश्य को समर्पित हमारे डीडी बिहार के लोकप्रिय कार्यक्रम कृषि दर्शन में। तो आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रॉबेरी की कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस के बारे में, यानी कि उसकी कृषि पद्धतियों के बारे में, जिसके लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर नेहा सिन्हा, जो कि बिहार यानी नालंदा उद्यान महाविद्यालय की नूरसराय की सहायक प्राध्यापिका हैं। तो मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। तो मैम, सबसे पहले हमारे किसान भाइयों को ये बताइए कि स्ट्रॉबेरी जो इतना जोर शोरों से लोगों को पसंद आ रहा है, लोगों में इतना छाया हुआ है, तो उसकी खेती कैसे की जानी चाहिए? मतलब क्या उसके लिए उपयुक्त समय होते हैं? इन सारी चीज़ों के बारे में आप एक बार हमारे किसान भाइयों को बताइए। जी, सबसे पहले तो मैं किसान भाइयों को स्ट्रॉबेरी फल के बारे में बताना चाहूँगी कि ये जो स्ट्रॉबेरी फल है, इसके पौधे जो होते हैं 1 वर्षीय पौधों में आता है। ये कम से कम 5 महीने का फल होता है और इसको लगाने का उचित समय जो है वो अक्टूबर के पहले पखवाड़े में लगाते हैं, लेकिन किसान भाई इसको पूरे अक्टूबर लगा सकते हैं। इसको लगाने की विधि जो है, हम इसके लिए सबसे पहले जो है इसके लिए बेड प्रिपेयर करते हैं, जो कि रेस बेड प्रिपेयर करते हैं, जो कि 8 से 12 सेंटीमीटर ऊंचा होना चाहिए और 3 फीट चौड़ा होना चाहिए। फिर इसमें जो है किसान भाई, इसमें जो स्ट्रॉबेरी के जो पौधे हैं, जो नए सैपलिंग्स हैं जो बाज़ार में अब बहुत आसानी से मिल जाते हैं, तो वो सैपलिंग्स खरीद करके ला सकते हैं और उसको डबल रो में, पेयर रो सिस्टम में भी उसको लगा सकते हैं, जिसमें दूरी आपको रखना होगा। पौधे से पौधे की जो दूरी रखेंगे वो 30 गुने 60 और 30 गुने 45 पे किसान भाई लगा सकते हैं। तो मैम, जैसा कि आपने अभी बताया कि स्ट्रॉबेरी की खेती कैसे की जानी चाहिए, तो अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि उसकी उन्नत किस्में क्या है, किस किस किस्मों की स्ट्रॉबेरी लगानी चाहिए जिससे उत्पादन भी बढ़े और मुनाफा भी 2 गुना हो। जैसे कि किसान भाई जान रहे हैं कि स्ट्रॉबेरी की खेती जो है अब तो बिहार में भी होने लगी है काफ़ी पैमाने पे। तो कुछ ज़िले हैं जो हमारे ज़िले हैं, जिसमें पूर्णिया है, वैशाली है, भागलपुर है, नालंदा है। इन ज़िलों में स्ट्रॉबेरी की खेती हो रही है और ज़्यादातर किसान जो है वे विंटर डाउन की खेती कर रहे हैं। लेकिन विंटर डाउन जो है हमारा वैरायटी तो बहुत अच्छा है, उपज बहुत अच्छा देता है, लेकिन इसमें एक कमी होती है कि इसके जो फल होते हैं वो खट्टे होते हैं। तो हमारे यहाँ ये 2 साल से अध्ययन चल रहा है कि नालंदा जिला के लिए कौन सी वैरायटी जो है वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगी। तो जिसमें हमने ये पाया है कि अगर किसान भाई स्वीट सेंसेशन और मेलिसा, ये 2 वैरायटी के लिए अगर जाना चाहते हैं तो वो इसको अपने खेत में लगा सकते हैं और इससे उनको काफ़ी अच्छा मुनाफा भी होगा, साथ ही साथ उनको बेहतर फ्रूट, उसके साथ साथ बढ़िया मिठास और अरोमा वाले फ्रूट मिलेंगे। तो मैम, जैसा कि आपने बताया कि क्या क्या उन्नत किस्में, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि स्ट्रॉबेरी के लिए पोषण प्रबंधन और जल प्रबंधन की क्या क्या हमारे बिहार में, मतलब किस तरह से चीज़ें प्रेजेंट हैं जिनसे हम खेती को और अच्छा बना सकते हैं। तो जैसा मैडम आपने पोषण प्रबंधन की बात की, तो क्योंकि स्ट्रॉबेरी, जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये एक एनुअल क्रॉप है, तो इसके लिए इसमें पोषण प्रबंधन जो है वो किसान भाइयों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैलेंज होता है। और स्ट्रॉबेरी में पोषण प्रबंधन के साथ साथ जल प्रबंधन भी एक बहुत महत्वपूर्ण भाग निभाता है। तो हम लोग जैसे मैंने बताया कि किसान भाई जो है, इनका जो सैपलिंग है वो खरीद के पौध खरीद करके लाते हैं और अक्टूबर में उसकी रोपाई करते हैं। तो रोपाई करने के 1 सप्ताह बाद उसमें हम 0.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से सॉल्युबल NPK 19-19-19 पहली बार देते हैं। जब पौधे थोड़े से वृद्धि हो जाती है पौधे की और उसमें नए पत्ते आने शुरू हो जाते हैं, तो फिर हम उसके जड़ को मजबूत करने के लिए, आखिर पौधे का जड़ मजबूत होगा तभी वो पोषण तत्व मिट्टी से खींच पाएगा, तो उसके लिए हम उसमें मोनो अमोनियम फॉस्फेट और मोनो पोटेशियम फॉस्फेट का 0.5% पर लीटर पर प्लांट के हिसाब से हम उसको ड्रिप इरिगेशन के थ्रू देते हैं। कुछ ये करते हुए आपको 2 बार दीजिएगा। 2 बार देने के बाद किसान भाई जब पौधे मजबूत हो जाएंगे तो इसमें अब 1.5 महीने बाद आप इसमें फ्लावर आने लगता है। फ्लावर आने के समय पे आपको ध्यान देना है कि इसमें 1 kg मतलब 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से हम इसमें सॉल्युबल 19-19-19 NPK का उपयोग करते हैं। साथ ही हम लोग 3 दिन के इंतराल पे पोटेशियम नाइट्रेट जो कि 0.5 ग्राम पर लीटर पर प्लांट के हिसाब से देते हैं। इससे क्या होता है कि इससे ज़्यादा संख्या में फूल आते हैं और फलन भी अच्छी होती है।
ज़्यादातर किसान भाइयों का ये समस्या आता है कि मैम जो फल फूल जो है वो ज़्यादा अच्छे नहीं लग रहे या फ्रूट जो है उसका शेप अच्छा नहीं आ रहा है स्ट्रॉबेरी में, तो उसके लिए हम लोग उनको ये सजेस्ट करते हैं कि वो फ्लावरिंग के समय में, जब मार्च का समय आता है, जब टेम्परेचर अधिक राइज हो जाता है, तो उस समय वो सागरिका 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से और जो बोरोन है वो 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से बोरोन का छिड़काव करें। जो बोरोन होता है उसकी एक खासियत होती है कि वो फल के पॉलन के बनावट में और फल की वृद्धि में सहयोग करता है, तो इसीलिए हम बोरोन के छिड़काव को रिकमेंड करते हैं। और इसके साथ ही साथ जल प्रबंधन पे हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो स्ट्रॉबेरी पौधा है उसे जल तो रेगुलर इरिगेशन की ज़रूरत होती है, लेकिन इसमें जल जमाव नहीं होना चाहिए। अगर जल जमाव होता है तो वहाँ पे किसान भाई जो हैं वो रूट रॉट मतलब जड़ की सड़न और दूसरी जो है कॉलर रॉट उसका समस्या आने लगता है उनके सामने। तो लेकिन इससे भी घबराना नहीं है, अगर आपके सामने ये समस्या आ रही है तो आप पानी का कटाव करें और साथ ही में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का 3 ग्राम पर लीटर के हिसाब से आप मिला करके पानी में ड्रिप इरिगेशन के थ्रू आप पौधों को दें, इससे आपके पौधे बच जाएंगे। हम तो जैसा कि हमने बात किया स्ट्रॉबेरी की खेती की बात कर ली, हमने उन्नत किस्में जान ली, अब हमें ये बताइए कि अगर इनमें कीट लग जाते हैं तो हम उसका उपचार कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से कीटनाशक हमें यूज़ करना चाहिए? जैसा कि मैंने बताया, ये जो पौधा है वो एनुअल क्रॉप है, तो इसमें ज़्यादातर कीट की समस्या और रोग की समस्या बहुत ज़्यादा नहीं आती है, लेकिन किसान भाइयों को इसको निरीक्षण करना चाहिए, मॉनिटर करना चाहिए। रेगुलर मॉनिटर करने पे अगर आपको किसी तरह का लक्षण, जिससे इसमें यहाँ के पे लीफ स्पॉट और एंथ्रेक्नोज, ये एक समस्या है, रोग है जो कि ज़्यादातर स्ट्रॉबेरी वाले एरिया में देखा जाता है। अगर ये समस्या आपको नज़र आती है तो आप इसमें रिडोमिल गोल्ड जो कि 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से, और दूसरा जो है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या ब्लिटॉक्स जो है वो आप 3 ग्राम पर लीटर के हिसाब से आप उस पर स्प्रे कर सकते हैं आप। और दूसरा जो है ये कीट जो है बहुत ज़्यादा कीट नहीं लगती है, लेकिन यहाँ पे जो गर्मी का जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ने लगता है तो हमारे सामने रेड स्पाइडर माइट और एफिड और जैसिड इसकी समस्या सामने आने लगती है। तो हम किसान भाइयों को कहना चाहेंगे कि इसके लिए भी आप रेगुलर मॉनिटरिंग करें, और अगर आपको इसका पॉपुलेशन दिखता है अपने खेत में तो आप इमिडाक्लोप्रिड जो कि कॉन्फिडोर नाम से अच्छे कंपनी की इमिडाक्लोप्रिड 0.25 ml पर लीटर के हिसाब से आप इस पर छिड़काव करें। और ये जो क्रॉप है ये काफ़ी अच्छा क्रॉप है, किसान भाई इसके खेती के लिए जा सकते हैं। और ये जैसा हमारे प्राचार्य जी ने शुरुआत में कहा कि इसके उद्यानिकी के थ्रू जो है किसान के जो आय है वो दुगना करना है, तो ये क्रॉप जो है ये श्योरली किसान की आय को दुगना करेगी। और इसके बहुत अच्छे, अगर किसान भाई ये सारा जो मैंने जो कल्चरल प्रैक्टिसेस बताए हैं अगर इसको अच्छे से फॉलो करके करते हैं तो वो 1 एकड़ में 10 से 15 टन स्ट्रॉबेरी वो 1 एकड़ से वो पा सकते हैं, जिससे उनको काफ़ी अच्छा मुनाफा होगा और उनकी आय दुगना होगी। तो मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कार्यक्रम में आने के लिए और हमारे किसान भाइयों को स्ट्रॉबेरी की कृषि पद्धतियों के बारे में इतनी सरल भाषा में जानकारी साझा करने के लिए। तो आशा करती हूँ किसान भाइयों कि हमारे विशेषज्ञ द्वारा साझा की गई जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। इसी के साथ मैं आपकी एंकर अपराजिता आपसे विदा लेती हूँ और फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में बिल्कुल एक नए विषय और नए विशेषज्ञ के साथ। तब तक देखते रहिए कृषि दर्शन बिल्कुल DD बिहार पे। नमस्कार। विशेषज्ञ से मिली ये उपयोगी जानकारियां निश्चित रूप से आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। अब समय है एक छोटे से विराम का, आप कहीं नहीं जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद हम लौटेंगे और भी रोचक और उपयोगी जानकारी के साथ। बने रहिए हमारे साथ हमारे इस कार्यक्रम कृषि दर्शन में। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए
क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम कृषि दर्शन में। अब पेश है हमारा अगला सेगमेंट, एक संक्षिप्त लेकिन ज्ञानवर्धक फीचर फिल्म, जिसमें हम देखेंगे खेती से जुड़े महत्वपूर्ण विषय पर एक रोचक प्रस्तुति। तो आइए देखते हैं आज की यह विशेष फिल्म। आज भारत का किसान पहले से अधिक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर है। इसका कारण है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा लगभग 10 वर्षों से किसानों के लिए चलाई जा रही अनगिनत योजनाएं, जैसे सॉइल हेल्थ कार्ड, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, पीएम किसान समृद्धि योजना, पीएम कृषि सिंचाई योजना इत्यादि। इस वर्ष लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने कृषि के क्षेत्र में आधुनिकीकरण की दिशा में एक संकल्प लिया कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में टेक्नोलॉजी आए, एग्रीटेक को बल मिले। इसलिए विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों को हम ट्रेनिंग देंगे और हजारों ऐसे विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को भारत सरकार ड्रोन देगी, ट्रेनिंग देगी और हमारे एग्रीकल्चर के काम में ड्रोन की सेवाएं उपलब्ध हो। इसके लिए हम शुरुआत करेंगे। प्रारंभ हम 15,000 विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा ये ड्रोन की उड़ान का हम आरंभ कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ड्रोन दीदी योजना का शुभारंभ कर रहे हैं। भारत सरकार की नई पहल के अंतर्गत ड्रोन दीदी योजना को कार्यान्वित किया गया है। ड्रोन और उसके सहायक एक्सेसरीज की खरीद के लागत का 80% या अधिकतम 8 लाख रुपए तक स्वयं सहायता समूहों को केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस क्रांतिकारी पहल से अतिरिक्त आय अर्जित करने के लिए हमारे किसान सक्षम होंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार किसानों को ड्रोन के उपयोग के लिए प्रोत्साहित कर रही है। किसान ड्रोन का उपयोग कर पारंपरिक खेती के तरीकों को बदल रहा है। आधुनिक हाई रेजोल्यूशन कैमरा और उन्नत सेंसर से लैस किसान ड्रोन भारतीय कृषि क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की क्षमता रखते हैं। कीटनाशकों और उर्वरकों का छिड़काव, हवाई निगरानी, फसल और मृदा स्वास्थ्य की निगरानी, बीजारोपण, क्षतिग्रस्त फसलों का आकलन और फसल बीमा के दावों की जानकारी दे सकता है। किसान ड्रोन की उपलब्धता के लिए केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा ड्रोन की खरीद के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है। ड्रोन दीदी योजना को अपनाने से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा और इनकी आय में भी वृद्धि होगी। थैंक यू प्रधानमंत्री जी। कल तक जो हमारे किसान संसाधन के अभाव में कठिनाइयों में थे, वो अब नई तकनीक की ताकत से मजबूत हो रहे हैं और यही परिवर्तन हमारा नया भारत है, जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। तो दर्शकों, यही था कृषि दर्शन का आज का अंक, जहां हमने जानी खेती से जुड़ी अहम खबरें, मिले विशेषज्ञ की सलाह, देखी आधुनिक तकनीक और उपकरणों की जानकारी और सुनी एक प्रेरणादायक सफलता की कहानी। हमें पूर्ण विश्वास है कि यह कार्यक्रम आपके लिए उपयोगी और जानकारीपूर्ण रहा होगा। हम फिर हाजिर होंगे ऐसे ही और भी रोचक ज्ञानवर्धक विषयों के साथ।
तब तक आप स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें और खेती के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ते रहें। नमस्कार। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 203 द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना। आप हमसे ईमेल के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल है directorddkpatna@gmail.com या kddkpatna@gmail.com।